तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का चतुर्थ अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। रात 3:30 बजे सनाटपुर स्टेशन पर उतरकर हजारी ने अपने घर का रास्ता पकड़ा और 3.5 कोस चलकर सवेरा होने के बाद वह अपने घर जा पहुंचा। एक जमाने में एडोशाला गांव बढ़ती पर था। अब पहले की तरह तड़क भड़क नहीं है। गांव के जमींदार के बाबुओं ने के कलकत्ता चले जाने पर से गांव के माइनर स्कूल ही की हालत खस्ता हो गई। बड़ा तालाब कीचड़ कादों से भर गया है। संभ्रांत लोगों में से बहुतेरे वहां रहना छोड़कर रानाघाट या कलकत्ता चले गए। जिन लोगों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है वे ही यहाँ केवल रह गए हैं। हजारी के मकान में खरपतवार की 2 कोठरियां हैं। एक छोटा सा आंगन है, एक और कटहल का पेड़ है, दूसरी ओर सहजन तथा अमरूद के एक पेड़ है। अमरूद का यह पेड़ हजारी की माँ ने अपने हाथ से लगाया था। बड़े बड़े अमरूद होते थे। काशी के अमरूद के बीज का पौधा है। हजारी की चीख पुकार सुनकर हजारी की स्त्री ने उठकर दरवाजा खोला। पति को इस हालत में देखकर उसने कहा, आओ आओ, रात की आखिरी गाड़ी से क्यों आए जी? यह बीहड़ रास्ता, अंधेरी रात, उस पर सांपों का खतरा भी पड़ गया है। इस बीच सांप के कांटे से 2-3 आदमियों की मौत भी हो चुकी है। अरे कहाँ? अपने गांव में? नहीं, अपने गांव में नहीं। सुना है नए काबरापाड़ा में एक आदमी मरा है और एक बामनपाड़ा में। अरे इतनी बड़ी गठरी में क्या है जी? हजारी ने पूरियों का असली किस्सा नहीं बतलाया। स्त्री के आनंद और आग्रह भरे प्रश्न के उत्तर में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे मिला है, भगवान ने दिया है, सब लोग मिलकर खा लो मजे में। टेम्पी को जरा ज्यादा खिला देना, वह भरपेट खाए इसे मैं देख लूं। उस दिन सवेरे की गाड़ी से हजारी रानाघाट नहीं लौट सका। दोपहर के बाद कुसुम के बाप के घर गया। इसी बीच गांव के ग्वालापाड़ा में कुसुम के ताऊ हरिघोष की हालत एक जमाने में बहुत अच्छी थी। अब भी घर की गौशाला में 8-10 गायें भैंसें बची हैं। छोटे छोटे दान के बखार भी बरकरार है। हरिघोष ने बड़े आदर से हजारी के बैठने के लिए खजूर के पत्ते की चटाई देकर कहा, अरे कब आए बाबा ठाकुर, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, तुम लोग तो अच्छे भले हो। आपके चरणों के आशीर्वाद से किसी तरह गुजर हो रही है। आप तो रानाघाट में ही काम कर रहे हैं ना? हाँ, वहीं से तो आया हूँ। मेरी कुसुम से कभी भेंट मुलाकात होती है? हजारी गांव का आदमी है, यहाँ के लोगों का स्वभाव जानता है। कुसुम से हमेशा भेंट मुलाकात होने या उनके आपसी खिंचाव की कोई जानकारी वह यहाँ नहीं देना चाहता। हो सकता है कि ये लोग उसे सहज भाव से ग्रहण न कर सकें। गांव में बात फैल जाने पर लोग उससे तरह तरह के बुरे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने कहा, हाँ, 2-1 बार मुलाकात हुई है, अच्छी ही है। अगर फिर मुलाकात हो तो एक बार इधर आने को कहिएगा। शहर में दूध बेचकर गुजर करना उसे जाने कितना अच्छा लग गया कि गांव आने के लिए उसका मन में वैसा खिंचाव नहीं। बात का रुख दूसरी ओर मोड़ने के इरादे से हजारी ने कहा, इस बार उपज वगैरह कैसी हुई? 12 बीघे में धान आबाद किया है और बाकी जमीन में तरकारी लगाई है। 2 बीघे में कुमड़ा, आलू, प्याज। लेकिन इस बार आसमान की हालत अच्छी नहीं है बाबा ठाकुर, खेत की मिट्टी फटी जा रही है। तरकारी की बात से हजारी को अपनी छिपी ऊंची आशा का ख्याल आ गया। अपने गांव से तरकारी खरीदने पर रानाघाट के मुकाबले बहुत सुविधा मिलेगी। वह यहीं से अनाज वगैरह ले जाया करेगा। उसने हरिघोष से कहा, तुम्हारा आलू कुल कितने मन हो सकता है? इसका कोई ठीक है बाबा ठाकुर, फिर भी 30-40 मन तो होगा ही। तुम सारा आलू मुझे दे दोगे? हरिघोष ने कौतूहल से पूछा, बाबा ठाकुर आजकल कच्चे माल का रोजगार कर रहे हैं क्या? रोजगार अभी किया नहीं है, लेकिन करने की बात सोच रहा हूँ। वह सब किसी दिन बताऊंगा तुम्हें। ग्वालापाड़ा से आने के रास्ते में बांस के एक बहुत बड़े जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ आदमी और आदमजात नहीं। एडोशाला गांव में ही ज्यादा आदमी नहीं रहते, पहले रहते थे। मलेरिया से मरने गलने से गांव में सन्नाटा हो गया। सिर्फ आम कटहल के बड़े बड़े बागीचे और बांस के जंगल रह गए हैं। पुराने वक्त में बांस के इसी जंगल में पालित पाड़ा था। हजारी ने बचपन में उसे देखा है। गांव में पालित लोग बढ़ती पर थे। राजन पालित के घर में पूजा पार्वण होता था और दुर्गा पूजा भी होती थी। अब तो बस जंगल में पालितों का खंडर भर पड़ा है। दिन दहाड़े ऐसा लगता है जैसे वहां बाघ छिपा हुआ हो। बसवारे से सूखे बांस की कटकट आवाज हो रही थी। घनी छाया है। बांस की सूखी पत्तियों में
और 16 पानी का जो एक पौधा होता है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। फींगा और शालिक चिड़ियों का कलरव सुनकर हजारी को ऐसा लगा जैसे आज होटल की गुलामी से उसके छुटकारे का दिन है। उस बेहद गर्म आंच के सामने बैठकर आज उसको देगची में भात दाल नहीं पकाना होगा। पुद्दुमेरी का कड़ा तगादा और मालिकानापन बर्दाश्त नहीं करना होगा। अगर वह बासवन की छाया में पूरी शांति के साथ घंटों सोता रहे तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस आज़ादी का अच्छी तरह स्वाद लेने के लिए ही तो वह इस तरह होटल खोलने की सोच रहा है। उसने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। अब कुछ रुपए होते ही वह रानाघाट के बाजार में होटल खोल सकता है। हजारी सचमुच सोचने लगा, कहाँ से रुपए उधार लिए जा सकते हैं। इस गांव के गोसाई लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी कलकत्ता रहते हैं। यहाँ बूढ़े केशव गोसाई रहते हैं, लेकिन वे बेहद कंजूस हैं। वे क्या हजारी जैसे मामूली आदमी को बिना कुछ बंधक रख के बिना किसी जमानत के रुपए देंगे? और हजारी का जमानतदार होगा भी कौन? उसकी हालत तो बहुत खराब है। फूस फास की सिर्फ 2 कोठरियां हैं। पिछली बरसात में रसोई घर गिर गया। पैसे ना होने के कारण उसे फिर बनाया नहीं जा सका। आंगन के आम गाछ के नीचे खाना बनता है। बरसात के दिन लगभग बीत गए। अब उतनी दिक्कत नहीं होती। दिन लगभग ढल आया। हजारी ने घर लौटकर देखा उसकी छोटी बेटी टैम्पी घर के दरवाजे पर बैठी बुनाई कर रही है। टैम्पी ने बाप को देखकर कहा, तुम्हारे लिए आसन बुन रही हूँ बाबा, कल तक अगर तुम रुको तो तैयार हो जाएगा, तुम्हारे साथ दे दूंगी। हजारी मन ही मन हंसा। बेचू चक्रवर्ती के होटल में वह रंगीन ऊनी आसन बिछाकर खाने बैठा है। बेशक अच्छी खासी तस्वीर है। ऐसा हो तो पद्दुमेरी क्या कहेगी? उसने बेटी से कहा, देखो कैसे आसन, वाह अच्छा तो है, तूने बुनना कहाँ से सीखा? टैम्पी, मुखर्जी बाड़ी की नीलादी और अत्सीदी से, मैं रोज वहीं जाती हूँ। वे लोग दोपहर में मुझे गाना सिखाती हैं और फिर बुनना भी सिखाती हैं। वे लोग अभी यहीं हैं? अभी हरिचरण बाबू गए नहीं? इस महीने भर वे लोग यहीं रहेंगे। उनके रहने से तो मेरा ही भला है। मैं बहुत से काम सीख सकती हूँ। अत्सीदी कितना बढ़िया गाना गाती हैं, आप सुनोगे बाबा? तूने कुछ गाना सीखा है? टैम्पी ने लजाए स्वर में कहा, 2-1 गाने सीखे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं। अगर तुम अत्सीदी का गाना सुनो तो कहोगे कि मशीन के गाने का रिकॉर्ड सुन रहा हूँ। उनके यहाँ बहुत बड़ी मशीन का गाना भी है, रोज शाम को के बाद बजाती है। जाने कितनी तरह के गाने हैं। शाम के बाद गाना सुनने चलोगे? अत्सीदी खुद ही मशीन बजाती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अत्सीदी से कहूंगी कि बाबा आए हैं, चुनकर बढ़िया बढ़िया गाने सुनाए। हजारी ने पूछा, हाँ रे, तुझे मालूम है कि हरिचरण बाबू की तबीयत ठीक हो गई या नहीं? यह तो नहीं जानती, लेकिन रोज बैठक खाने में बैठे लोगों के साथ बातें करते देखा है। एक दिन उन्होंने बैठक खाने में ही मशीन का गाना बजाया था। कैसा बढ़िया कीर्तन था। अभी हजारी का ध्यान संगीत कला की ओर नहीं था। उसका मतलब था कि कह सुनकर हरिचरण बाबू से कम 200 रुपये का कर्जा मिल सकता है या नहीं। इस गांव में हरिचरण बाबू ही ऐसे आदमी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनका मान आदर है, जिनके पास धन दौलत भी है। वे लोग इस गांव के जमींदार हैं, लेकिन बहुत दिनों से गांव छोड़कर चले गए। बहुत बड़ा तिमिंजला मकान पड़ा हुआ है। इतने दिनों तक उसमें 2-1 बूढ़ी बुआ मौसी के अलावा कोई नहीं रहता था। 4-5 महीने वे हरिचरण मुखर्जी के इकलौते बेटे की चेचक से कलकत्ते में मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद से ही लगभग 3 महीने वे हरिचरण बाबू परिवार सहित गांव वाले मकान में आकर रहने लगे। क्यों रहने लगे इसका हजारी को नहीं पता, लेकिन उसे यह मालूम है कि गांव के उत्तरी मैदान में एक बड़ा तालाब खुदवाने के लिए उन्होंने जिला बोर्ड को बहुत से रुपए दिए और बेटे के नाम से गांव में एक अस्पताल खुलवाने वाले हैं। हरिचरण बाबू किसी के घर नहीं जाते, हमेशा अपने बैठक खाने में बैठे रहते हैं। उनकी 2 बेटियां और स्त्री यही हैं। उनके अलावा नौकर चाकर और 2 दरबान भी घर में हैं। शाम के बाद हिम्मत करके हजारी हरिचरण बाबू के पुश्तैनी बैठक खाने के सहन में जा खड़ा हुआ। बैठक खाने के सामने बड़े बड़े खंभों वाला सफेद मार्बल का बरामदा है। बरामदे के सामने एक मझोले आकार का कमरा है। उसके पास एक छोटा कमरा है। नवीन बाबू नाम के इनके एक हिस्सेदार ने बड़े बैठक खाने के पास अपने लिए अलग से यह बैठक खाना बनवाया था। 25 साल पहले उनकी भी मौत हो गई। संतान कोई भी नहीं, इसलिए आजकल उसमें पुआल रखा जाता है।
हजारी टेम्पी के साथ ले गया था। टेम्पी ने कहा, बाबा तुम यहाँ बैठो, मैं अत्सी दी से जाकर कहती हूँ कि बाबा मशीन का गाना सुनने आए हैं, वे तुरंत तुम्हें गाना सुना देगी। हजारी को बैठक खाने के सामने खड़ा करके टेम्पी बगल वाले छोटे दरवाजे से मकान के अंदर चली गई। कमरे में तेल की चौकोर लालटेन जल रही थी। यहाँ पुराने जमाने का इंतजाम है, अब भी ज्यों क्या त्यों। हजारी बरामदे में खड़ा आगा पीछा कर रहा था कि कमरे में जाए कि नहीं। इसी समय कमरे के अंदर से खुद हरिचरण बाबू बाहर निकले और हजारी को खड़ा देखकर बोले, कौन? हजारी ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, बाबू मैं हजारी। ओ हजारी, कैसे आओ? आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, कमरे में आओ। लगभग 2 महीने से तुम दिखाई तो नहीं दिए। तुम्हारी बेटी ही कभी कभी आ जाती है। मेरी बड़ी बेटी अत्सी के साथ उसकी बड़ी दोस्ती है। हरिचरण बाबू की उम्र 55-56 की होगी। रंग गोरा, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और गले की आवाज भारी। बड़े शौकीन आदमी थे। अभी इस उम्र में भी लड़के के मर जाने पर भी उनके हर वक्त पहनने के कपड़ों में खासी शौकीनी और सुरुचि का परिचय मिलता है। हजारी असल में कर्ज लेने की बात करने आया था, लेकिन बैठक खाने में घुसकर जब उसने पुराने जमाने के बहुत बड़े आईने में अपने को सिर से पैर तक देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। हरिचरण बाबू के कहने पर वह एक कुर्सी पर बैठ गया। चाय पियोगे हजारी? हजारी ने हकलाते हुए कहा, जी चाय रहने दीजिए, उसके लिए क्यों तकलीफ? तकलीफ क्या है, मैं भी चाय पीऊंगा ही, ठहरो ले आने को कहूँ। इसी समय बैठक खाने का जो दरवाजा अंदर महल की ओर खुलता है, वहां टेम्पी आ खड़ी हुई। हरिचरण बाबू को बैठक खाने में देखकर उसने बिल्कुल सहज भाव से कहा, अत्सी दी मशीन का गाना बजा रही है। मैंने कह दिया कि मेरे बाबा तुम लोगों की मशीन का गाना सुनने आए हैं। हरिचरण बाबू बोल उठे, मशीन का गाना सुनने आए हो हजारी? अब तक तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? सुनने आए तो इसमें क्या बात है? तुम 2-4 लोग आते जाते हो तो बड़ी खुशी की बात है। गांव में तो आदमी जन ही नहीं रह गए। अरे बेटी, अपने बाबा के लिए और मेरे लिए 2 प्याला चाय लाने को तो कह दे अपनी अत्सी दीदी से। हजारी मनी मन टेम्पी पर नाराज हो गया। अभागी लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। किसने उससे कहा था कि वह मशीन का गाना सुनने के लिए मुखर्जी बाबू के घर जा रहा है? इसके बाद क्या रुपयों का जिक्र करना अच्छा लगेगा? ना, यह तो बड़ी बचकानी बात हो गई। इसी समय हरिचरण बाबू की लड़की अत्सी 2 प्यालों में चाय लेकर कमरे में आई। पहले हजारी के सामने मेज पर एक प्याला रखकर उसने दूसरा प्याला हरिचरण बाबू के हाथ में दिया। अत्सी की उम्र 18-19 की है। खूब गोरा रंग, सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। थोड़े में कहे तो अत्सी सुंदर लड़की है, साफ सुथरी लेकिन सहज, आडंबर रहित। सजावट, हाथों में सोने की कई पतली पतली चूड़ियां, कानों में ईयरिंग को छोड़कर और ज्यादा गहने नहीं। हरिचरण ने कहा, तुम्हारे हजारी काका है, प्रणाम करो। अत्सी ने आगे बढ़कर हजारी के सामने झुककर प्रणाम किया और पांव की धूली ली। हजारी ने संकुचित होकर कहा, हुआ, आओ बेटी, जाओ, राजरानी हो, कल्याण हो। हरिचरण बाबू ने अत्सी से कहा, तुम्हारे हजारी काका गाना सुनेंगे, ग्रामोफोन ले आओ। टेम्पी ने अत्सी से खूब दोस्ती की गांठ कर रखी। टेम्पी के बाबा को अत्सी ने आज पहली बार देखा है। सखी का बाप देखने में कैसा है, इसे वह कौतूहल के साथ आंखें फाड़कर देख रही थी। पिता की बात सुनकर घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद नौकर के हाथ ग्रामोफोन और रिकॉर्ड का डब्बा बाहर भेज दिया। बजाएगा कौन? तेरी दीदी रानी नहीं आ रही? हरिचरण बाबू ने नौकर से पूछा। दीदी रानी ने कहा, आप बजाएंगे, मुझे तो आंखों से ठीक ठाक दिखाई नहीं देता, उसे ही भेज दो जाकर। जरा देर बाद अत्सी, टेम्पी और मोहल्ले की 2-3 और लड़कियां कमरे में आ गई। मशीन का गाना बजाना शुरू हुआ और 2 घंटों तक चलता रहा। नौकर एक बार फिर चाय दे गया, लेकिन चाय बनाई अत्सी ने। सब होते हवाते रात के लगभग 9:30 बज गए। हजारी छटपटा रहा था। वह गाना सुनने के लिए तो यहाँ नहीं आया था। गाना खत्म हो जाने पर अत्सी, टेम्पी और लड़कियों की जमात अंदर चली गई तो हजारी ने हिम्मत करके कहा, आपसे एक अर्ज करनी थी बाबू। क्या बात है, कहो। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर आप मुझे कुछ कर्जा दे देते तो मेरी एक बहुत बड़ी आशा पूरी हो जाती। बेटी की शादी करोगे? नहीं, शादी नहीं, रोजगार करूँगा। कौन सा रोजगार? आप तो जानते हैं बाबू, मैं होटल का काम करता हूँ, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। अब मैं खुद ही का एक होटल खोलना चाहता हूँ, उसी के लिए रुपयों की जरूरत है।
कितने रुपए चाहिए? कम से कम 200 रुपये। अगर आप दया करके मुझे दें बाबू, तो मैं नहर किनारे वाला अपना कटहल का बगीचा आपके पास बंधक रख दूंगा। 1 साल के अंदर रुपए भी चुका दूंगा। हरिचरण बाबू ने सोचकर कहा, बगीचा बंधक रखकर मैं रुपए ना देता तो यूं ही दे देता, लेकिन इस वक्त इतने रुपए मेरे पास तैयार नहीं। इसके बाद तो हजारी कुछ कह ना सका, खास तौर से इसलिए कि वह जानता था हरिचरण बाबू उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, सत्यवादी हैं। उनके पास रुपए होते तो ना ना कहते। अतसी ने आकर कहा, काका आप थोड़ी देर ठहरिए, टेम्पी खाना खा रही है। माँ ने उसे बिना खाए रिहाई नहीं दी। गाना सुनने के लिए जितनी लड़कियां आई थी उन सबको खिलाए बिना नहीं जाने देंगी। जरा देर लगेगी, ना हो तो आप जाइए, मैं महरी के साथ उसे भेज दूंगी। हरिचरण बाबू ने कहा, तुम्हें अगर कोई खास काम ना हो तो थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे साथ जरा 2 बातें करूं, जी बहल जाता है। यहाँ मेरे पास ज्यादातर कोई आता नहीं। हजारी बैठ गया। तुम कहाँ किस होटल में काम करते हो? जी राना घाट के रेल बाजार में, बेचू चक्रवर्ती का होटल है वहीं। तनख्वाह क्या मिलती है? वह करने की बात नहीं बाबू, खाने के साथ महीने में 7 रुपए मिलते हैं। इसी से सोच रहा हूँ कि दूसरे की गुलामी ना करूँगा। इधर उम्र भी काफ़ी हो गई, अब अपना होटल खोलकर चलाऊँगा। होटल चला सकोगे? बाबू आपके आशीर्वाद से। उस लाइन का सब कुछ काम जानता हूँ। सौदा बाजार करना, खाना बनाना, होटल के ये 2 बड़े काम हैं। जिसने ये बातें सीख ली वह होटल खोलकर मुनाफा कमा सकता है। मैंने बहुत दिनों तक कोशिश करने से ये दोनों बातें सीख ली हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ग्राहक क्या चाहता है। मैं रसोइये का काम जरूर करता हूँ बाबू, लेकिन आपके पिता माता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से आँख कान खोलकर ही काम करता हूँ। अच्छा ठीक है। उत्साह पाकर हजारी ने बहुत दिनों की अपनी आशा और साथ के आदर्श हिंदू होटल खोलने के लिए बारे में बहुत सारी बातें कही। मौका वक्त पाकर चूर्णी नदी के किनारे बैठकर अपने सपने की बात भी उसने नहीं छिपाई, और उसका बनाया खाना खाकर कलकत्ते के बाबुओं ने कितनी तारीफ की। जदू बाडूजे ने अपने होटल में ले जाने के लिए किस तरह उसे फोड़ने की कोशिश की, कुछ भी उसने बाकी नहीं रखा। हरिचरण बाबू ने कहा, देखो हजारी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुमसे ढा हो रही है। ज्यादा उम्र होने से भी क्या हो, तुम्हारी बात में जिंदगी में कुछ करने बनाने की बहुत बड़ी आशा है। यह आशा ही मनुष्य को जीवित रखती है। लड़के के मरने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे और कुछ करने को है ही नहीं। और करके भी क्या होगा, किसके लिए करूं? यह सारी बातें मन में उठती रहती हैं। इसके अलावा जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। पिताजी के पास काफी संपत्ति थी, नया कुछ बनाने की इच्छा मन में नहीं जागी। तुम्हारी उम्र हुई तो क्या हुआ, यह एक आशा ही तो तुमको जवान बनाए रखेगी। मेरे इस माथे पर इतने पक्के केश नहीं थे। बेटे के मर जाने पर जैसे जीवन का उद्यम, आशा, भरोसा चला गया, वैसे ही माथे के केश भी पक गए। अब चाहता हूँ कि बेटे के नाम पर एक स्कूल खुलवा लूँ। फिर सोचता हूँ कि स्कूल में पढ़ेगा कौन? हमारे इधर तो लोगों की बस्ती है ही नहीं, ना हो तो उसके बदले एक अस्पताल ही खुलवा दूँ। उद्यम ही तो जीवन में सब कुछ है। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, जो कुछ करना था सब हो गया, उसकी जिंदगी बड़ी तकलीफ है, जैसे मेरी जिंदगी हो गई। बेटा अगर ना मरता तो मुझे किस बात की चिंता थी हजारी? सोचा था पट्टे पर कोयले की खान लूंगा, इसके लिए कितना उत्साह था। अब सोचता हूँ किसके लिए करूँ। इसी से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें देखकर मुझे ढा हो रही है। तुम्हारे जीवन में उद्यम है, आशा है, मेरे जीवन में नहीं। और यह देखो, इस गांव देहात में अकेला पड़ा हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता। कभी देहात में रहा नहीं, लेकिन बाहर के हो हल्ले में रहना भी अच्छा नहीं लगता। यह बेटी है, गाने वाली एक मशीन ले आई है, बजाती है, सुनता हूँ। और उसकी माँ के लिए चुन चुन कर भक्ति के गाने खरीद दिए हैं। अगर उन्हें सुनकर उसके मन को थोड़ा धीरज बंधे। औरत की जात, उसके मन को तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ हुई है। हजारी ने इस लंबे बयान का सब कुछ ठीक से नहीं समझा। वह सिर्फ इतना समझ सका कि पुत्र शोक से बुढ़े का माथा खराब हो गया। उसने सहानुभूति के 2-4 शब्द कहे। सजा बनाकर देर तक बहुत सी बातें करना उसने नहीं सीखा। फिर भी पुत्र के शोक से व्याकुल बूढ़े के लिए सचमुच दुख के कारण उसने सोच सोचकर मन ही मन बनाकर 2-4 बातें कही। थोड़ी और चाय लोगे हजारी? जी नहीं, मुझे चाय पीने का वैसा अभ्यास नहीं, आप पीजिए बाबू। इसी समय टेम्पी ने आकर कहा, बाबा चलोगे? हजारी हरिचरण से विदा लेकर बेटी के साथ बाहर निकला। चांदनी निकल आई थी।
बड़ों के घर में बरामदे में लाल लकड़ी काटी गई, उसकी गंध आ रही थी। सिंधु भड़ दरवाजे पर बैठा जाल बुन रहा था। बोला, दादा ठाकुर इतनी रात किधर थे? हजारी, बाबू के घर था। बाबू किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाहते थे। चाय पियो, मशीन का गाना सुनो, आखिर क्यों टेम्पी को खाना खिलाए बिना आने ही नहीं दिया। आज शाम हजारी की बड़ी अच्छी बीती। बड़े आदमी के बैठक खाने में इस तरह से बैठकर कभी चाय नहीं पीती। खातिर करके किसी बड़े आदमी ने उसके साथ कभी अपने मन की बात भी नहीं की। मशीन का गाना तो है ही। उसने बेटी से कहा, क्या क्या खाया रे टेम्पी? टेम्पी खाने की थोड़ी शौकीन है और खाना पसंद करती है। गरीब की लड़की ठहरी, इसलिए अत्सी की माँ बिना खिलाए नहीं आने देती। उसने कहा, पराठे, मसालेदार मछली, रवा, परवल की भुजिया, आलू की भुजिया। हजारी की घरवाली बहुत देर से खाना बनाकर बैठी हुई थी। उसने कहा, इतनी रात तक तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों का तो गांव घूमना खत्म ही नहीं होता। इधर बैठे बैठे मुझे नींद आ रही है। टेम्पी ने कहा, मैं खाई। माँ अत्सी दीदी की माँ मुझे किसी तरह नहीं छोड़ा। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे तू खाए आई, तेरे लिए सवेरे की बासी पूड़ियाँ रखी थी, पूरी नहीं खाएगी? बहुत दिनों से इनके परिवार में ऐसी खुशहाली नहीं कि बच्चे जी भर के पूड़ियाँ खा सके। आज ऐसी बात कहते हुए भी सुख होता है। टेम्पी ने कहा, तुम खाओ माँ, मैं बहुत खाई हूँ। वहाँ भी तो पराठे, रवा, मसालेदार मछली, यही सब खिलाया। आज का दिन कितना अच्छा बीता ना माँ। अच्छा खाना सवेरे से शुरू हुआ और रात तक चला। खाना वाना खाकर हजारी बाहर बैठकर तंबाकू पीने लगा। हरिचरण बाबू की बातों से आज उसका उत्साह बढ़ गया। पूरी, टेम्पी कितनी पूड़ियाँ खा सकती है इसका इंतजाम करेगा। अपने इन सब लोभी लड़के लड़कियों को वह अच्छा खाना पीना नहीं दे पाता, लेकिन दे सके इसी का तो वह मौका ढूंढता रहता है। हरिचरण बाबू के पास रुपए तो हैं, लेकिन उसके जैसे लोभी बाल बच्चे उनके घर में नहीं है। किसको अच्छा खाना खिलाने के लिए वे मेहनत करेंगे। आज उसे हरिचरण बाबू से कर्ज भले ही ना मिला हो, लेकिन एक ऐसी चीज मिली है जिसकी कीमत रुपए पैसों से ज्यादा है। उसके परिवार में बेटे बेटियां हैं। टेम्पी है। उनका मुंह देखकर उसके हाथ पैरों में ताकत आएगी, मन में जोर पैदा होगा। हरिचरण बाबू की जिंदगी तो खत्म हो गई। उसकी उम्र 46 की हो गई तो क्या हुआ, टेम्पी तो भी बच्ची है। उसका अपना सुख कैसा। टेम्पी के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद देने पर उसके मुंह पर कैसी हंसी खिलेगी। वह उसे कर्म के मार्ग पर बहुत दूर ले जाएगी। अगर ऐसा कभी हो सके, टेम्पी के लिए मशीन वाला गाना खरीद दिया जाए। उसे गाना बहुत पसंद है। शायद यह एक सपना है, लेकिन ऐसा सोचने में भी तो सुख है। देखा जाए तो क्या होता है। बांस वृक्षों से सनसनाहट हो रही है। रात बहुत हो गई, गांव में सन्नाटा हो गया। अब हजारी ने घरवाली से कहा, ए जी, मेरा अंगोछा बहुत मैला हो गया, जरा इसे सोडे में भिगो दो। कल खूब सवेरे निचोड़ देना। मैं कल सवेरे ही उठकर रानाघाट जाऊंगा। सवेरे क्यों, मैं अभी धोई देती हूँ। भीगा अंगोछा लेकर कैसे जाओगे? अभी धोकर हवा में डाल देने पर रात भर में सूख जाएगा।